देखिए, फेजर्स एंड फेजर्स डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेजर्स क्या होते हैं, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे तो उसको फेजर्स डायग्राम बोलते हैं। तो एसी सर्किट को ना बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास जो दो महत्वपूर्ण क्वांटिटी यानी कि वोल्टेज और दूसरा क्या है, करेंट, इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट को दोनों को ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एक रोटेशनल वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यानी कुछ इस तरीके से, इधर मान लो मैंने V को शो कर दिया। ठीक है, एक बहुत ही गजब की बात यहाँ पे यह है कि वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, फिर भी यहाँ पे उनको वेक्टर के फॉर्म में शो किया जा रहा है। लेकिन ये है कौन सी क्वांटिटीज? अब V को तो सर ने ऐसे बना दिया, I को या तो थोड़ा आगे या तो थोड़ा पीछे बनाना पड़ेगा। किस हिसाब से आगे या पीछे बनाना है सर? वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है और कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है। अगर मान लीजिए करंट वोल्टेज से पीछे चल रही है, यानी या बोलो ऐसा कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है मतलब दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। मान लो 5 फेज डिफरेंस है दोनों के बीच, तो 5 एंगल का गैप बनाते हुए आप आई को पीछे रख देंगे। अगर मान लो करंट आगे चल रही होती तो ये लाइन उस तरफ बनी होती उतने एंगल से, मतलब वी और आई के बीच जो एंगल रहेगा वो दोनों के बीच फेज डिफरेंस को डिनोट करेगा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं किसको क्या मान के चल, इस फोटो से आपको क्या दिखता है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है बताओ? हाँ, वोल्टेज क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं क्योंकि वो उधर बने। हमको जो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जो आगे रहेगा वो आगे चल रहा है, हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ये ओमेगा एंगल से, सॉरी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप मानो। अब इसको बोलते हैं फेजर्स, इसको बोलते हैं पता है, जो वोल्टेज को जो आपने डिनोट किया रोटेशनल वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज का फेजर्स या वोल्टेज फेजर्स, और इसको बोलते हैं करंट फेजर। वोल्टेज फेजर, करंट फेजर, समझ में आया कि नहीं बताओ? ये वोल्टेज फेजर, ये करंट फेजर, और दोनों के बीच जो एंगल है वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो, ये जो वेक्टर्स के रूप में आपने डिनोट किया है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके पीक वैल्यू को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पीक वैल्यू, यानी कि, है ना, एक तो ओमेगा मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये ओमेगा एंगल से रोटेट हो रहे हैं। जब यहाँ से आप ये जो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, तो इनके ये वाले पॉइंट से जब आप इसको ऐसे नॉर्मल डालोगे इधर उस तरफ, ये ऐसे देखो ध्यान से, ये ऐसे, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ना वो करंट की इंस्टेंट नहीं, पीक वैल्यू वो है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, याद है करंट का इक्वेशन? तो ये आई जीरो ये है, इसको आप यहाँ पे आई जीरो भी लिख सकते हो और यहाँ पे वोल्टेज को वी जीरो भी लिख सकते हो। जब वी जीरो का आप ऐसे नॉर्मल यहाँ खींचोगे ना तो ये मिलेगा वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, और ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी करंट का तात्क्षणिक मान, और ये दोनों क्या है, करंट की पीक वैल्यू और वोल्टेज की पीक वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये दोनों करंट वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऐसा है और बहुत इजी है, चिंता नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। दोनों के बीच का एंगल फेज डिफरेंस को डिनोट करेगा। ये दोनों वेक्टर्स के जो तीर के जो शीर्ष हैं, यानी कि ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये एरो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड वो इनका पीक वैल्यू, और इनके द्वारा जो आप उधर नॉर्मल डाल रहे हो, तो नॉर्मल डालने पर जो पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या डिनोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये दोनों रेखाएं, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसा मानना है आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग ये इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फेजर डायग्राम। आगे बढ़े आप।
कोई डाउट तो नहीं ना? अगर मान लीजिए कि वोल्टेज लैगिंग कर रहा होता और करंट लीडिंग कर रही होती तो क्या होता पता है? करंट का ग्राफ उस तरफ, वोल्टेज का इधर बनाता मैं, ये दोनों को अदली बदली हो जाता मतलब, या वोल्टेज अगर मैं वहीं बना दूं तो करंट मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, या करंट पहले बना दूं तो वोल्टेज पीछे बढ़ाना पड़ेगा। अगर, है ना भाई, समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको समझना है। तो यही था फेजर्स, इनको फेजर्स बोलते हैं। आई जीरो को करंट फेजर, वी जीरो को वोल्टेज फेजर, और ये जो डायग्राम बना है वो फेजर्स डायग्राम। ठीक है ना? ओके, सो ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। यहां से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? करंट और वोल्टेज को देख करके, इस ग्राफ को देख करके। अगर मान लीजिए मैं करंट का इक्वेशन लिख दूं, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो मुझे वोल्टेज के लिए क्या लिखना होगा? देखो V क्या चल रहा है? करंट से फाई एंगल आगे चल रहा है, उधर मतलब आगे, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई करना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल को आप ओमेगा टी मान लो, तो V के लिए टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई, जबकि I के लिए केवल कितना रहा? ओमेगा टी, है ना? ये देखो, आई जीरो के लिए, करंट के लिए, आई जीरो के लिए एंगल कितना है? ओमेगा टी है, और वी जीरो के लिए उसमें फाई और जुड़ गया, तो उसके लिए टोटल एंगल क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ऐसा हो गया। अगर करंट आगे चल रही होती, वोल्टेज पीछे चल रहा होता, तो जस्ट बदल जाते, है ना? ये उधर जाता, ये उधर जाता। तो ऐसा है, समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये भी खत्म।